नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में जो सियासत में फ़ौजी किरदार कब से शुरू होता है या पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज की एंट्री कब शुरू होती है। यह क़याम पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, जिन्होंने दो वज़राए आज़म को जिन्हें चलता किया था और दो कानून साज असम्बलियों को बरतरफ किया, कबीना को भी बरतरफ किया, उनके दौर से ये आगाज़ होता है। आगाज़ इस तरह होता है कि वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उन्होंने महसूस किया कि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी मोहम्मद अली तमाम बड़े फ़ैसले जो वज़ीर आज़म को करने चाहिए उनको बताए बग़ैर, उनको इत्माद में लाए बग़ैर कर रहे हैं। इस पर नाज़रीन, उन्होंने अपनी कबीना के चंद ख़ास अरकान जो उसके जिनके साथ यानी कि वो समझते थे कि इस मसले को हल करने के लिए कारआमद है, उनने कैबिनेट के साथ मशवरा किया और ताज बरतानिया को एक ख़त लिखा कि दूसरे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को हटाया जाए या आशीर्वाद दी जाए कि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को हटाया जाए। तो नाज़रीन, उस वक्त जो वज़ीर ख़ज़ाना थे चौधरी मोहम्मद अली, भी उनसे भी मशावरत की गई थी। उन्होंने गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को जाकर सारी स्टोरी, सारी कहानी बता दी कि इस तरह से वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन आपके बारे में फ़ैसला कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने अगली ही शाम उन्होंने तमाम कबीना के अरकान को अपने यहाँ मदऊ किया गवर्नर जनरल हाउस में और उनको कहा कि आप लोग इस्तीफ़ा दे दें। तो वो सारे लोग हैरान हो गए और उन सब ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। तो नाज़रीन, जिस पर उन्होंने अगली ही शाम पूरी कबीना को यक जुम्बिश कलम तमाम को कबीना को लपेट दिया, फारिग कर दिया। हालांकि यही कबीना 2 हफ्ते पहले यानी कि बजट भी मंजूर कर चुकी थी, वज़ीर आज़म पर भी एतमाद का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने इस कबीना को फारिग कर दिया और उसे जो आशीर्वाद थी वो फ़ौज की थी। और फिर उन्होंने अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे मोहम्मद अली बोगरा, उनको बुलाकर वज़ीर आज़म बना दिया। यानी इस फ़ैसले में अमेरिका भी शामिल था, उसकी आशीर्वाद शामिल थी। तो नाज़रीन, उस वक्त जो पाकिस्तान के फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ थे जनरल अयूब ख़ान, उनको वो भी इस शामिल में उस साजिश में उनके साथ थे, उनको उन्होंने वज़ीर दिफ़ा बना दिया। तो नाज़रीन, ये फ़ौज का नुक्ता आगाज़ था सियासत में। ये एक ऐसा किरदार था जो मुतनाज़े था, जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली मरतबा गलत फ़ैसला किया। तो नाज़रीन, वो वज़ीर दिफ़ा जनरल अयूब ख़ान बने। उसके बाद 1958 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और वो कमांडर इन चीफ़ के साथ वो मुल्क के सदर भी बन गए। और फिर 1969 तक यानी 11 साल बिला शिरकत गैरे वो इस मुल्क की तकदीर से गैर कानूनी तौर पर खेलते रहे, सदर भी रहे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, वो तमाम बड़े ओहदों पर आर्मी चीफ भी हुई थे। तो ये फ़ौज का सियासत में नुक्ताए आगाज़ था। यहीं से ही फिर एक यानी कि वो सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद फिर याह्या ख़ान आए, यानी 71 में, यानी उन्होंने 70 के इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने उसके बाद यानी कि याह्या ख़ान के दौर में मुल्क टूट गया, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। वो भी इसी कमज़ोरी, इसी उसका शाखसाना था। फिर भुट्टो आए, भुट्टो को फांसी के बाद जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और वो भी 1979 से लेकर 1988 तक 11 साल तक मार्शल लॉ रहा। तो नाज़रीन, सियासत को लाने वाले भी यानी हमारे ही सियासतदान थे। फ़ौज को यानी कि सियासत में लाने वाले हमारे ही सियासतदान थे। तो उन्होंने ही फ़ौज को उसमें लाया था और फिर आगे से बाद में यानी 90 की दहाई फिर यानी कि वो सारा वही खेल खेला जाता रहा।
یعنی فوج کی اشیرباد سے ہی یعنی کہ حکومتیں بنتی رہیں. تو اسی طرح پھر 1999 میں مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور وہ بھی تقریباً 2008-9 تک مکمل طور پر ہمارے ملک کی اس سے کھیلتے رہے. امریکہ کو افغانستان پر حملوں کی اجازت دی. پیسے لے کر انہوں نے پاکستان کے خاص طور پہ عافیہ صدیقی اور پھر افغان کو انہوں نے بیچا امریکی CIA سے. اور اس کے یعنی کہ اب تو کئی کتابوں میں بھی وہ ان کا کردار سامنے آ چکا ہے. تو ناظرین، فوج کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے اگر تحقیق کی جائے تو گورنر جنرل غلام محمد تھے جنہوں نے وہ راستہ شروع کیا. یعنی ایوب خان کو فوج کے اشیرباد سے ہی انہوں نے 2 وزرائے اعظم اور 2 یعنی اسمبلیوں کو انہوں نے فارغ کیا اور ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا تھا. اور یہ نقطہ آغاز تھا، یہیں سے ہی ابتری کی یعنی کہ غیر قانونی اقتدار کی ایک روش چل نکلتی ہے. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ.